हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूं, जिसमें मैं आपसे 40 क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर आप 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चंस के सही जवाब दे देते हैं तो ये मानिए कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, ये समझिए। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके। रेलवे एग्जाम में जैसे एएलपी का एग्जाम हुआ था, एनटीपीसी 2016 का एग्जाम हुआ था, आरपीएफ का हुआ था, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई और ग्रुप डी का हुआ था। कभी कभी तो ऐसा हुआ था कि जैसे 3 शिफ्ट में एग्जाम है तो 2 शिफ्ट में क्वेश्चन वही पूछा गया, या ऐसा हुआ कि 3 दिन लगातार पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे और आप अपने आप को जांच भी पाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, अपने आप क्वेश्चन लिखते भी जाइए, जितने जो आप करते जा रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं, कितने सही कर रहे हैं, क्योंकि मैं आंसर बताऊंगा आपको। और इसमें कमेंट में भी लिखते जाइए कि आपका ऑप्शन क्या होगा। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव कमेंट कर दीजिए, अगर आप बाद में देख रहे हैं तो कमेंट तब भी करिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जरूर करनी होंगी, जिससे आपको अपने आप के बारे में पता भी लगेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता भी लग जाएंगे। थोड़ा छोटा सा वीडियो होगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से देखते रहिए, क्योंकि आप लोग सभी जानते हो मैंने एनालाइज एग्जाम का किया है। जब से एलपी का एग्जाम हो रहा है तब से मैं एनालाइज कर रहा हूँ। तब से मुझे काफ़ी अंदाज़ा लग चुका है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम सेटर का क्या माइंड होता है, सारी चीज़ें पता लग चुकी हैं। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक ये क्वेश्चंस पेपर अपलोड नहीं किए हैं, डाउनलोड नहीं किए हैं, यानी कि एनटीपीसी जो आपके 2016 का एग्जाम हुआ था, ग्रुप डी का, आरपीएफ और एक्स्ट्रा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिए। सिर्फ 50 रुपये में आपको ये मिल जाएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इससे पता लग जाएगा किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे आंसर कीज हैं, आपको पता लग जाएगा। 2500 पेज की ये पीडीएफ है, काफ़ी इसमें क्वेश्चन होंगे जो आप पढ़ते रहेंगे तो काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो उसमें क्या करूंगा, मैं सिर्फ आपको दूंगा 4 से 5 सेकंड का समय। आप उसी समय में जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलो फिर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से होते हैं। वैसे मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा सबसे स्थायी तत्व है? सीसा, लोहा, यूरेनियम या हाइड्रोजन? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सीसा है, लोहा है, यूरेनियम है या हाइड्रोजन है? तो दोस्तों मैं इसका आंसर बताता हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। क्यों? ये सबसे देर में खत्म होगा। अगर आप इन चारों चीज़ों को रखोगे तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, फिर यूरेनियम, फिर सीसा, फिर लोहा खत्म होगा। अब यहाँ पे आता है अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? अक्रिय गैसें क्या होती है? जो किसी से क्रिया ना करें। आप सभी जानते होंगे। तो अक्रिय गैस प्रीस्टले, सीले, कैवेंडिस या रैमजे, किसने खोज की थी? ए बी सी डी में इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैमजे। अब आता है खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में होती है दोस्तों, क्या होती है? मतलब यहाँ पे ये गलत हो गया, सही से नहीं लिखा गया है। नष्ट होते हैं, मतलब गर्म करने पर क्या चीज़ नष्ट हो जाती है? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो दोस्तों जो होता है विटामिन बी, जो विटामिन होता है वो नष्ट हो जाता है। आपका गर्म करोगे, जैसे कोई चीज़ खाना मतलब गर्म किया, कोई चीज़ पकाई, तो उसमें विटामिन जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब एक चीज़ और आती है, एक विटामिन ऐसे भी आ जाता है कि कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है गर्म करने पर? तो विटामिन सी। और ए बी सी, जो ए बी डी जो और विटामिन होते हैं, जो अन्य विटामिन है, ई वगैरह, तो वो ज़्यादा नष्ट नहीं होते गर्म करने पर। होते तो लेकिन कम मात्रा में होते, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी नष्ट हो जाता है गर्म करने पर। एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसा कौन सा फल है जो मतलब जिसमें विटामिन सी नष्ट नहीं होता है गर्म करने पर भी, मतलब कम मात्रा में नष्ट होता है? तो कौन सा है? आंवला हो जाता है, आंवला और नींबू। अब यहाँ पे आता है पीले फास्फोरस को रखा जाता है, किस में रखा जाता है? केरोसिन, जल, हवा या पेट्रोल? किस में रखा जाता है? तो ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा, जल में रखा जाता है। अगर कौन सी गैस सतह को काला कर देती है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड? इन्हीं दो में से आप बता दीजिए, क्योंकि इन्हीं में से आंसर आपको मिल भी जाएगा। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओजोन हो जाएगा। आप लोग आंसर इस तरीके से ना लिखा करिए, ए कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कमेंट डिसेबल्ड हो जाती है, कुछ लोगों को कमेंट नहीं आ पाती, आंसर नहीं शो होता है। बी 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 ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ना लिखा करिए, सिर्फ एक बार बी बना दीजिए बस। और ऐसे जरूर लिख सकते हैं, 5th का बी, 4th का ए, इस तरीके से जरूर आप लिख सकते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे आता है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती कितनी होती है? 30%, 25%, 46% या 60%? क्या मात्रा होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 46% होती है। मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक, जो मूंगफली का तेल होता है उसमें हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकेल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, निकेल हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? बेरियम, पोटेशियम, स्टांसियम या सोडियम? किसके कारण जो आपने देखा होगा आतिशबाजी होती है उसमें गरम गरम सॉरी उसमें मतलब जब आप जल तो लाल लाल रोशनी निकलने लगती है। क्या होती है? रोशनी सी निकलती है, आपने देखा होगा। नीली भी निकलती है। तो आपकी लाल जो रोशनी होती है किस कारण होती है? तो पोटेशियम के कारण होती है। किसके कारण? पोटेशियम के कारण। ये ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अतः अम्लों व क्षारों
की अपक्रिया से क्या फलस्वरूप, मतलब ये मानिए कि जो अम्लों और क्षारों से जब हम क्रिया कराते हैं, मिलाते हैं, तो उनसे क्या बनता है अपक्रिया से। यहाँ पे अभिप्राय नहीं है, अपक्रिया होना चाहिए था। अपक्रिया के फलस्वरूप क्या मिलता है, फलस्वरूप क्या पदार्थ बनता है, क्या बनता है जब आप क्रिया कराते हैं? अम्ल बनता है, लवण बनता है। तो इन्हीं दो में से बता दीजिए क्या होगा आंसर। ए बी में क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लवण। जब आप जो अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं, उन्हें जब क्रिया कराएंगे तो उससे लवण बनेगा। अगर देखो, अब यहाँ पे ये आ जाता है अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, ये भी बात आ जाती है। तो जो अम्ल वो होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षार वो होते हैं जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। ये भी ध्यान रखिए आप लोग। अतः उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है, उदासीनीकरण क्रिया जो होती है उसका क्या कारण होता है, मतलब क्या होता है? तो लवण एवं क्या बनता है? लवण एवं जल बनता है। यहाँ पे जल सही से नहीं लिखा है, जल पूरा लिखना चाहिए था। तो लवण एवं जल बन जाता है जो उदासीनीकरण क्रिया होती है। और आपका जल भी जो शुद्ध होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। आपका जल उदासीन होता है, तो उदासीनीकरण में क्या बनता है? लवण और जल बन जाता है। शुद्ध जल क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया ही था। तो ए बी सी डी बताइए क्या होगा आंसर। शुद्ध जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या दोनों? तो क्या होगा? उदासीन होता है जल। कैसा होता है? शुद्ध जल उदासीन होता है। अब समुद्र का जल होगा तो वो खारा, वो क्षारीय होता है। अब यहाँ पे आता है सबसे शुद्धतम जल कौन सा होता है? समुद्र का, वर्षा का, निम्न नदी का या कुएं का? ए बी सी डी में क्या होगा? आप सभी लोग जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा का सबसे शुद्ध जल होता है और समुद्र का नहीं होता, क्योंकि इसका ये खारा होता है जो क्षारीय बन जाता है। इसका 8 पॉइंट कुछ हो जाता है तो वो क्षारीय बन जाता है। अतः मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? क्लोरोक्वीन या एस्पिरिन? चलो इन्हीं दो में से बता दीजिए आंसर, इन्हीं दो में मिल जाएगा। ए बी सी में क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? क्लोरोक्वीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोक्वीन इसका आंसर हो जाएगा। अतः किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? जो कार्बन की मात्रा होती है किसमें होती है? पटवा लोहा, ढलमा लोहा, इस्पात या सभी में समान होती है? किसमें होती है जो कार्बन की मात्रा होती है सबसे अधिक किसमें होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ढलमा लोहा में। आप सभी जानते हो काफी एग्जाम में ये पूछा जाता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पर करती है? आयतन पर, दाब पर, ताप पर या सभी पर? जो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ताप पर निर्भर करती है। अतः कुकिंग गैस का मिश्रण होता है जो आप देखते हैं घर में, जो आप यूज करते हैं एलपीजी, वो किसका मिश्रण होती है? हाइड्रोजन हीलियम का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन और मीथेन का, या ब्यूटेन और प्रोपेन का? किसका मिश्रण होता है उसमें? कुकिंग गैस में मिश्रण किसका होता है? ए बी सी डी में क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन में। किसमें? ब्यूटेन एवं प्रोपेन में होगा। मतलब क्योंकि जो ब्यूटेन और प्रोपेन मात्रा मिली होती है, कुकिंग गैस होती है जो, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन मिला होता है। अतः सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होगा? कठोर पदार्थ, अभी तो ये पदार्थ है, अभी एक आगे धातु वाला क्वेश्चन आएगा तब आपको बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे ना तो फिर वो आंसर आप टिक कर देंगे सबसे पहले। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होगा इसमें? हीरा या प्लेटिनम, या आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है चांदी और एल्यूमिनियम? क्या होगा इसका? ए बी सी डी में क्या आंसर होगा? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। कौन सा? हीरा सबसे कठोर पदार्थ हो गया आपका। अतः ऑक्सीजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? जो ऑक्सीजन है उसमें समस्थानिक की संख्या कितनी होगी? ए 2, बी 3, ए सी 1 या डी 4? कितनी होती है ऑक्सीजन के समस्थानिक की संख्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2 हो जाएगी। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? धातु के तार में किसके कारण होता है? जो धातु जो कोई भी होती है, लोहा, चांदी, अगर किसमें भी कर दो करंट का प्रभाव होने लगता है, किसके कारण? तो ए आयन, बी छिद्र, या आपका सी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? किसके कारण होता है? बताइए इनमें से क्या होगा? ए बी सी डी में क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयन के कारण। और अतः जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए Na2SiO3, या Al2O3, या AlO2, या CaSiO3? क्या होगा ABCD में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी करिए, कमेंट करिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, Na2SiO3 हो जाएगा इसका आंसर। अतः ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं ड्यूटेरियम के नाभिक में? एक प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन, या 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, या आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन, या 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन? बताइए क्या होगा ABCD में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइए कि ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होते हैं, के नाभिक में होते हैं, मतलब क्या होते हैं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे, और जो बच्चों आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब तो एक ही बार होता है, खैर आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा लोग को फ़ायदा होगा, तभी इसको सीरीज को और आगे बढ़ाया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोज़ आपके लिए लाए जाएंगे। तो आप लोग रोज़ नियमित आइए और वीडियो को देखा करिए, और शेयर भी करिए, कमेंट भी करते रहिए, जवाब देते रहिए आप सभी अपने।
अब यहाँ पे आता, और आप सभी जानते हैं जैसा कि मेरे यूट्यूब चैनल में अब काफ़ी बड़ी टीम आ रही है, जो पैरामाउंट केडी कैंपस कैरियर पावर में जिन लोगों ने पढ़ाया है वो मेरे यूट्यूब चैनल में पढ़ाने आ रहे हैं, तो आप उनके वीडियो भी देख सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगी उन वीडियो को देखकर। अब बता, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम कितने होते हैं? 237, 228, 38, 226 या 242? इसका आंसर बताइए जल्दी से, ABCD में क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 238। क्या हो जाएगा? 238। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, कितने होते हैं? 5, 7, 2, 3। कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक? कितने होंगे? ABCD में आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि अनिश्चितता के सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, रदरफोर्ड या पाउली ने? ABCD में इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हाइजेनबर्ग ने किया था। अब स्थिर ताप का गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? स्थिर ताप पर अगर क्या करें, गैस का आयतन कम करें, आप दबाएं उन्हें, उस गैस को और प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो उसके दाब करने पर उसका दाब क्या होगा? कम होता है दाब, या आपका दाब पहले से बढ़ जाता है, फिर घटता है, या बढ़ जाता है, या सभी? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये ध्यान रखिए आप लोग, कि जब मतलब स्थिर ताप पर गैस का आयतन क्या होगा, कम करने पर दाब उसका बढ़ जाएगा। और तब परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? थोरियम, सोडियम, यूरेनियम या प्लेटिनियम? तो बताइए ABCD में क्या होगा आंसर? आप सभी जानते हो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो जल्दी करिए टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम इसका आंसर हो जाएगा। अब था, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ? तो जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी बहुत खतरनाक थी, तो उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था फैक्ट्री से? मिथाइल या साइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड? यहाँ पे ऑप दोनों में एक ही से लिख दिए गए हैं, खैर साइनेट है और एक साइनाइड। अच्छा अच्छा, एक साइनेट है और एक साइनाइड है। बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, साइनाइड और साइनेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइनेट, साइनाइड ना कर देना। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी मर्क्यूरिक सल्फाइड, या यहाँ पे आता पोटेशियम या सोडियम क्लोराइड? ABCD में से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होगा? मर्क्यूरिक सल्फाइड। जो सिंदूर होता है उसका रासायनिक सूत्र मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। अतः रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्माण मतलब होता है, ये बताना है आपको। निर्धारण होता है, ये बताना है। निर्धारण, निर्माण थोड़ा गलत कर दिया टाइपिंग में, निर्धारण पूछा गया है। जहाँ पे मानव की आयु का, जीवाश्मों की आयु का, या मानव शरीर की बीमारी का, या धातुओं की शुद्धता का जो कार्बन डेटिंग होती है उससे क्या पता किया जाता है, ये समझिए। ABCD में बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म की आयु का। किसका? जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। अब आता है, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? जो सूर्य की किरणें होती हैं, सोलर कुकर आपका होता है जिससे एनर्जी, बैटरी चार्ज होती है, लाइट जलाते हैं हम लोग, तो उसमें कौन सी किरणें उसे गर्म करती हैं, या उससे मतलब कौन सी टकराती हैं सोलर कुकर में किरणें? तो किसका यूज होता है? तो कौन सा? ABCD बताइए आप लोग सभी में से, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो अब मैं बता देता हूँ इसका आंसर, ऑप्शन ए, इंफ्रारेड। क्या होगा? इंफ्रारेड इसका आंसर हो जाएगा। और ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक क्या होता है? जो जल होता है आपका, मतलब अगर जैसे हम लोग देखते हैं जल का खौलता किसमें? 100 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन जो आपका जो यहाँ पे केल्विन में अगर देखेंगे तो कितना टेम्परेचर होगा? ABCD बताइए क्या होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 373 केल्विन। निम्न में से सबसे कठोरतम धातु, देखो अब धातु आ गई, अभी तक पदार्थ था तो आपने क्या कर दिया था, हीरा कर दिया था, लेकिन यहाँ पे धातु पूछ ली गई है, सबसे कठोरतम कौन सी होगी? तो यहाँ पे आता सोना, लोहा, प्लेटिनम या टंगस्टन? ABCD में इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे कठोरतम धातु जो होती है वो आपका इसमें हो जाएगा, तो निम्न में है तो प्लेटिनम हो जाएगा। इनमें से सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम है। कौन सी? प्लेटिनम। अतः निम्न हैलोजन में सबसे अधिक अपक्रियाशील कौन सी चीज, मतलब कौन है बताइए? अपक्रियाशील सबसे अधिक कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी पूछ ली जाते हैं आपके एग्जाम में। हेलोजन में सबसे, जो हेलोजन ग्रुप है उसमें, आवर्त सारणी में, उसमें से सबसे अपक्रियाशील कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लोरीन। कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। अतः बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र, बॉक्साइट जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फाइड या हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड? इसका ABCD में क्या आंसर होगा बॉक्साइट का? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 34th का बताइए आंसर, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड। अतः मोनोजाइट किसका एस्क है? जर्मेनियम, थोरियम, टाइटेनियम या लोहा? किसका है मोनोजाइट? किसका एस्क है? जर्मेनियम, थोरियम, टाइटेनियम या लोहा?
मतलब यानी इसका मतलब ये होता है आयस का मतलब इसमें मात्रा इसमें किसकी सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है मोनोजाइट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थोरियम। क्या हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। अतः कौन सी धातु कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है? मतलब क्या है, नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर में भी वो किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है। ए बी सी डी, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम या फास्फोरस। ए बी सी डी में इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? जो द्रव अवस्था में बनी रहती है। ए बी सी डी में इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। कमरे की मतलब अधातु पूछी गई, अधातु। अधातु है यहाँ पे, जहाँ तक देखते हैं एक बार। हाँ अधातु है, बताइए 36 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। अगर धातु पूछ लिया जाता तो क्या करते आप लोग? मरकरी करते। धातु पूछ लिया जाता कौन सी ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बनी रहती, तो मरकरी करोगे या पारा करोगे। अगर रेडियम प्राप्त किया जाता है, रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है बताइए? लाइमस्टोन से, हेमेटाइट से, पीच ब्लेंड से या रनटाइल से? किससे प्राप्त किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीच ब्लेंड से। पीच ब्लेंड से। अब आता है, निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है? जो दर्पण में चमक आती शाइनिंग होती है किसके कारण? सिल्वर के कारण, जिंक के कारण या सल्फर ऑक्साइड के कारण या पीच ब्लेंड के कारण? बताइए। ए बी सी डी में इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सिल्वर। किसका होता है? सिल्वर का। जो महंगे शीशे होते हैं काफ़ी महंगे, उनके पीछे सिल्वर का होता है। अन्यथा दूसरे जो शीशे होते हैं उसमें नॉर्मल कोई चीज़ ऐसी लगा देते चमकीली पीछे, उसका पेंट कर देते हैं। जो महंगे शीशे होते हैं उसमें सिल्वर का मतलब जो पेंट होता है वो होता है। अगर सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? यानी जो जल्दी लचकदार हो, जो जल्दी मुड़ जाती हो, जो टूट जाती हो, तो वो कौन सी है? चांदी, एल्युमिनियम, सोना या सोडियम? कौन सी ऐसी आघात वर्धनीय धातु है जो बहुत जल्दी टूट जाती हो या मुड़ जाती हो? ए बी सी डी में बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोना। क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। सबसे सॉरी सॉरी हाँ सोना ही हो जाएगा, सही सोना हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? सोना सबसे आघात वर्धनीय धातु है आपकी। ये बिल्कुल आपको आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं अपने आप से खुद पूछूंगा, मैं अपनी तरफ से पूछूंगा। इसमें टाइप तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूछूंगा। ये आप लोग बताएंगे, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है जो मैं पूछने जा रहा हूँ। अब आता है यहाँ पे, ये आ जाता है दिया सलाई यानी जो आपकी माचिस होती है उसमें कौन सी धातु प्रयुक्त की, सॉरी कौन क्या चीज़ प्रयुक्त किया जाता है? क्या प्रयुक्त होता है? या कौन सा अलग कह सकते केमिकल प्रयुक्त होता है? लाल फास्फोरस। ऑप्शन ए लाल फास्फोरस, ऑप्शन बी सफ़ेद फास्फोरस, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा लोग जानते होंगे, अगर इसका जवाब नहीं दे पाते तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कमज़ोर तैयारी है आपकी। ऑप्शन ए लाल फास्फोरस, ऑप्शन बी सफ़ेद फास्फोरस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन सॉरी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल फास्फोरस माचिस में होता है। जो आप देखते हैं दिया सलाई होती है उसमें सफ़ेद लाल फास्फोरस सॉरी लाल फास्फोरस होता है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने कितना स्कोर किया तो क्या कैसे कैसे होगा। देखो, अगर आपने 35 से 40 के बीच में किया है स्कोर, तो ये समझ सकते हैं कि या एबव किया है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। मतलब जीके तो आपकी अच्छी होगी। अब मैथ रीजनिंग बिल्कुल कमज़ोर हो तो फिर कोई नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपने इतना स्कोर कर दिया तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जीके भी अच्छी होगी, मैथ भी अच्छी होगी। तो देखो, और आपकी रीजनिंग भी अच्छी होगी। लेकिन आपने अगर इतना स्कोर कर दिया तो आपका साइंस का पोर्शन क्वेश्चन तो कोई बचेगा नहीं, और जीके का भी नहीं बचेगा, क्योंकि जो जीके अच्छी तैयारी करे तो वही साइंस करे। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब जिसने 30 से 35 के बीच में किया है, ये कह सकते हैं 30 से 33 के बीच में, 30 से 33 के बीच में किया है, उसका भी मान सकते हैं कि अच्छी तैयारी है। बस थोड़ी सी मेहनत और कर ले, बस थोड़ी सी हल्की सी। जैसे मैंने अनअकैडमी जो वीडियो अपलोड किए हैं और भी कई जगह मतलब ऐसे यूट्यूब में अपलोड किए हैं, वो सारे कर ले। और जो मैंने पुरानी किताब आपको बताई थी जो आपको लिंक दे दिया है, वो किताब डाउनलोड कर लो PDF। उसमें क्या होगा, पुराने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए, आंसर की मिल जाएगी सीधे सीधे। उससे भी आपको काफ़ी पता लग जाएगा। और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो आ रहे हैं रोज़ रेगुलर, काफ़ी पैरामाउंट KD कैंपस जो दिल्ली की टीम है वो वीडियो पढ़ा रही है, जिनकी काफ़ी भीड़ होती है, जिनकी क्लास में आप देख लेंगे, देखना कम्युनिटी मैंने पोस्ट भी किया है। तो काफ़ी भीड़ होती है, हज़ारों की संख्या में पढ़ने आते हैं, वो अब आपको यूट्यूब में पढ़ाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग कमेंट भी करिए कि किस टाइम लाइव वो पढ़ाएं, आपको ज़रूर बताइएगा। देखते कितने लोग सीरियस है इसके प्रति, आप लोग जरूर बताइए। वो लोग लाइव सेशन आपको लें कि ना लें, आप लोग जरूर बताइए। एक बार यस करके जरूर करिए, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोग यस जरूर करिए, जरूर करिए, यस करिए, यस वो लाइव क्लास लें, इतना लिखिए, जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, आपसे निवेदन है। और अगर आपने देखिए 25 से 30 के बीच में किए हैं, 30 के बीच में,
तो आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से थोड़ी सी मेहनत 1-2 घंटे देना पड़ेगा जीएस में। लेकिन आपने अगर 25 से कम किए हैं तो आप समझ सकते हैं फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही। जितने वीडियो मैंने अपलोड किए अनअकैडमी वो सारे देखिए, जो किताब अपलोड की है डाउनलोड करने के लिए कहा है वो डाउनलोड करिए, उसे पढ़िए रोज़। और क्या करिए, आप जो मेरे लाइव सेशन में आपको पढ़ाने आ रहे हैं टीचर उनसे पढ़िए। किताब क्या, वो तो आंसर की है आपकी, जो पिछले ईयर में पूछे गए क्वेश्चन वही और कुछ नहीं है उसमें, हिंदी मीडियम में है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही सब सारे क्वेश्चन थे और मुझे उम्मीद भी है कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा सेशन। और आप क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में जाके, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा और वहाँ पे पीडीएफ आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं लेके आऊँगा। आप लोग इस तरीके की वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बताइएगा, जिससे मैं इसको और आगे बढ़ा सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।